चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे पेंशन नियम के बारे में। इसके दो पार्ट आएंगे, ये पहला पार्ट होगा और इसके अगले पार्ट में हम संपूर्ण देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं, पेंशन से संबंधित नियम को। पहले देखते हैं पेंशन का प्रारंभ कब हुआ था। तो पेंशन का प्रारंभ जो है ये हुआ था 1/4/1957 को पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। और उदारीकृत योजना की शुरुआत जो हुई थी 16/11/1957 को। उदारीकृत पेंशन योजना की शुरुआत 16/11/1957 को हुआ था। अब देखते हैं समान सेवानिवृत्ति यानी नॉर्मल रिटायरमेंट। तो 60 वर्ष की आयु पर नॉर्मल रिटायरमेंट हो जाता है। और रिटायरमेंट की तारीख जो होती है वो महीने की अंतिम तारीख होती है। यदि जन्म किसी की 1 तारीख को है तो पिछले महीने की अंतिम तारीख को होगी। अगला देखते हैं न्यूनतम सेवा। पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा के लिए 10 वर्ष की ड्यूटी आवश्यक है, अनिवार्य है, तब भी उसके लिए पात्र होंगे। आगे देखते हैं भविष्य के आचरण जो है। पेंशन एक इनाम है, एक अच्छे आचरण गुड कंडक्ट की शर्त पर ही इसे जारी रखा जाता है। यदि कोई अपराध या दुराचार सिद्ध होता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। और गंभीर अपराध या दुराचार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति के पास पेंशन पूर्ण या आंशिक रोकने का, वापस लेने का अधिकार है। और गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए यूपीएससी से परामर्श अनिवार्य होता है। अब रिटायरमेंट पर मिलने वाले जो लाभ हैं उसको हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल लाभ में मिलता है, पीएफ मिलता है जितना कटा हुआ रहता है, ग्रेचुइटी मिलता है और पेंशन कम्यूटेशन मिलता है। परिवार और सुरक्षा के लिए पारिवारिक पेंशन हो गया। और CGE-GIS बीमा एक होता है वो मिलता है। और सुविधाएं में देखा जाए तो सुविधाएं में ये छुट्टी का नकदीकरण होता है, 300 LAP का नकदीकरण किया जाता है। यदि 300 LAP पूर्ण नहीं होता है तो उसे हाफ LAP को उसमें जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद 300 पूरा किया जाता है, उसके बाद इसका नकदीकरण दिया जाता है। मेडिकल पास मिलता है, रेलवे क्वार्टर रिटेंशन और समान रूप से और मृत्यु पर 2 वर्ष का ये मिलता है। क्लियरेंस जो होता है, सेटलमेंट पास होता है, किट पास होता है, CTG मिलता है। अब देखते हैं रेलवे पेंशन के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर रेलवे पेंशन का प्रकार देखा जाए तो एक होता है मुआवजा पेंशन। तो ये जो होता है ये पद समाप्त होने पर जब कोई अन्य पद न मिले तो ये मुआवजा पेंशन दिया जाता है। यदि किसी का पद समाप्त हो गया तो उसे ये पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसे कोई अन्य पद मिलता है तो ये मुआवजा पेंशन को खत्म कर दिया जाता है। इनवैलिड यानी अमान्य पेंशन, ये चिकित्सीय रूप से अयोग्य व्यक्ति होने पर ये अमान्य पेंशन दिया जाता है। सेवानिवृत्ति पेंशन जो होता है 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है कोई व्यक्ति और 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर ये सेवानिवृत्ति पेंशन मिलता है। और अनिवार्य जो होता है कंपल्सरी, ये दंड स्वरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा 2/3 से पूर्ण पेंशन तक ये मिलता है। अस्थायी पेंशन जो होता है ये विभागीय न्याय जांच लंबित होने पर अस्थायी पेंशन मिलता है। एक देख लेते हैं अनुकंपा भत्ता जो होता है, ये सेवा से हटाए या बर्खास्त किए जाने पर मिलता है। और अधिकतम जो है 2/3 पेंशन और ग्रेजुएटी का मिलता है। ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कोई अपने मन से सेवानिवृत्ति होना चाहता है तो कम से कम उसके लिए 20 वर्ष की अहर्क सेवा पूर्ण होनी चाहिए। 20 वर्ष की सेवा कोई दे देता है तो वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र हो जाता है। और इसके लिए जो है नोटिस 3 महीने का अग्रिम नोटिस सक्षम पदाधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है। देखिए अस्थायी कर्मचारी जो होते हैं उसके लिए 1 महीने का अग्रिम नोटिस होना चाहिए और जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उसके लिए 3 महीने का अग्रिम नोटिस होता है। और इसमें अतिरिक्त लाभ देखते हैं, अर्क सेवा में 5 वर्ष का वेटेज होता है, अतिरिक्त समय जोड़ा जाता है। कुल सेवा 33 वर्ष या समान सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं पेंशन बराबर औसत वेतन का 50%। यदि अर्क सेवा 33 वर्ष से कम है तो पेंशन की गणना अनुपातिक रूप से की जाती है। अधिकतम सीमा अधिकतम 45,000 रुपये प्रति माह, वेतन आयोग के अनुसार ये बदल भी सकता है। अब अर्क सेवा के बारे में देखते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस की गणना जो होती है वो CD की ट्रेनिंग अवधि अस्थायी कैजुअल सेवा का 50% नियमित होने के बाद जो है ये होता है। शामिल नहीं होता 18 वर्ष से कम आयु की सेवा जो होती है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बिना मेडिकल
के ई एक्सेल नहीं होता, निलंबन अवधि जो होता है इसको भी नहीं जोड़ा जाता है, हड़ताल की अवधि होता है इसको भी नहीं जोड़ा जाता है। गणना 6 माह के ब्लॉक में होती है, 3 माह या अधिक या एक पूर्ण ब्लॉक होता है। अधिकतम सीमा जो इसकी होती है वो 33 वर्ष की होती है। आगे देखते हैं सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 10 महीने के दौरान प्राप्त मूल वेतन का औसत जो होता है, तो इसमें जो है ये केवल मूल वेतन जोड़ा जाता है, यानी बेसिक पे केवल जोड़ा जाता है। छुट्टी के दौरान का वेतन जो है ये जोड़ा जाता है और इसमें शामिल नहीं होता महंगाई भत्ता, डीए शामिल नहीं होता है, एचआरए और टीए प्रतिनियुक्ति भत्ता, गलत पदोन्नति से मिला वेतन, ये सब शामिल नहीं किया जाता है सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 10 महीनों के दौरान प्राप्त मूल वेतन का औसत। अब पेंशन का रूपांतरण देख लेते हैं, तो रूपांतरण में जो होता है 60% मासिक पेंशन मिलता है और 40% का एक मुश्त रूपांतरण लिया जा सकता है। तो इसके लिए जो है सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर किसी चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जब चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है तो 40% एक मुफ्त लिया जा सकता है। अगर 1 साल के बाद करते हैं तो उसमें मेडिकल बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए 40% एक मुफ्त राशि नहीं दिया जा सकता। अब देखते हैं कैलकुलेशन रूपांतरित राशि कर्मचारी की अगली जन्म तिथि पर आयु और रूपांतरक कारक पर निर्भर करती है। सेवा ग्रेजुएटी मिलता है जब मान लीजिए 10 वर्ष से पहले कोई सेवा दे रहा है और 10 वर्ष से कम सेवा दिया है तो उसके लिए सेवा ग्रेजुएटी मिलता है 10 वर्ष से कम सेवा के लिए। और पेंशन के लिए जो व्यक्ति पात्र नहीं होता है उसको सेवा ग्रेजुएटी मिलता है। न्यूनतम 6 महीने की सेवा होनी चाहिए सेवा ग्रेजुएटी के लिए। और इसका फॉर्मूला जो है मिलने वाला, प्रत्येक 6 माह के ब्लॉक के लिए आधे वेतन का महीने का वेतन होता है, जिसमें बेसिक प्लस डीए जुड़ा रहता है। और रनिंग स्टाफ जो होते हैं मूल वेतन में 55% की उनकी वृद्धि मिलती है। और सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी जो होता है ये होता है न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए और प्रत्येक 6 माह के ब्लॉक के लिए 1/4 महीने का वेतन दिया जाता है। और लिमिट जो है अधिकतम 16.5 गुना या 3.5 लाख, जो भी कम हो वही दिया जाता है। और रनिंग स्टाफ जो है मूल वेतन में 50% की वृद्धि किया जाता है रनिंग स्टाफ में। सेवा ग्रेजुएटी में मूल वेतन के 55% की वृद्धि की जाती है और इसमें मूल वेतन का 50% की वृद्धि की जाती है। और मृत्यु ग्रेजुएटी जो होती है इसकी दरें जो होती है वेतन का 2 गुना यदि 1 वर्ष से कम की सेवा की हो, और वेतन का 6 गुना मिलता है 1 वर्ष से 5 वर्ष की सेवा की हो। वेतन का 12 गुना मिलता है जब 5 वर्ष से 20 वर्ष की सेवा की हो। और प्रत्येक 6 माह के लिए आधा वेतन अधिकतम 33 गुना या 3.5 लाख तक सीमित होता है डेथ ग्रेजुएटी। और 20 वर्ष से अधिक के लिए जो होता है प्रत्येक 6 माह के लिए आधा वेतन दिया जाता है, अधिकतम 33 गुना या 3.5 लाख तक सीमित होता है सेवा ग्रेजुएटी। और अस्थायी पेंशन देख लेते हैं, ये जो मिलता है जांच लंबित होने पर मिलता है। सेवानिवृत्ति के दिन या यदि कोई विभागीय न्यायिक कार्रवाई चल रही हो और सेवा के आधार पर अस्थायी पेंशन तुरंत स्वीकृत की जाती है। जब तक अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक ग्रेजुएटी पूरी तरह से रोक दी जाती है। मास्टर ब्लूप्रिंट आपकी सेवा और आपके लाभ देख लेते हैं। ये 5 वर्ष में सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी का पूर्ण लाभ मिलता है। 5 वर्ष की यदि सेवा पूर्ण हो जाता है कोई कर लेता है तो सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी का पूर्ण लाभ उसे दिया जाता है। 10 वर्ष की कोई सेवा पूर्ण कर लेता है तो आजीवन मानसिक पेंशन की लिए वो पात्र हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कोई मासिक पेंशन के लिए पात्रता के लिए कितने साल की सर्विस अनिवार्य है, तो 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। और 20 वर्ष की सेवा अगर कोई कर लेता है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माने अपने मन से रिटायरमेंट ले सकता है, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जा सकता है। उसके पास विकल्प रहता है वॉलंटरी रिटायरमेंट का। और 33 वर्ष की सेवा करने पर अधिकतम पेंशन की गणना की जाती है, ऐतिहासिक नियम के अनुसार पूर्ण लाभ उसे मिलता है। तो चलिए ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पहला पार्ट हुआ और दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे जिसमें पेंशन से संबंधित सारे नियम को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।